तो आज चर्चा करेंगे एक ऐसे बयान की जो काफ़ी सुर्खियों में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के और राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल ने एक बार फिर ईवीएम से मतदान कराने पर केंद्र सरकार को घेरा है। भूपेश बघेल ने पाटन में कहा कि सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरे। इसके पीछे उनका तर्क ये है कि अगर एक लोकसभा सीट से 384 से अधिक प्रत्याशी यानी कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं तो वहां ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा। उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो कांग्रेस की ही जीत होगी। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि राजनांदगांव सीट से वो जीत रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री के किस प्लान से किसे नुकसान होगा और किसे फ़ायदा, और उससे बड़ा सवाल ये है कि भूपेश बघेल के इस प्लान पर चुनाव आयोग क्या कहेगा, क्या टिप्पणी करेगा, ये भी लोग जानना चाहते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने इस मामले का जवाब जरूर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में ईवीएम की प्रशंसा हो रही है। जब चुनाव आयोग ईवीएम हैक करो कहता है तो कोई सामने नहीं आता। कांग्रेस की बम्पर सीटों से सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक रहता है, और जब खुद को चुनाव लड़ना होता है तो ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड से जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ईवीएम को लेकर एक बार फिर मुद्दा उठा है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन बात नहीं मानता और एक लोकसभा सीट से अगर 375 से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में उतर जाएं तो ऑटोमेटिकली बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम जी। विकास जी, कांग्रेस के बड़े आरोप हैं और छत्तीसगढ़ अगर देखा जाए तो आदिवासी बहुल इलाका है, और क्या ऐसा है कि 375 से ज़्यादा प्रत्याशी होंगे तो बैलेट चुनाव होगा? आपकी जानकारी है? देखिए, कांग्रेस की हमेशा से प्रवृत्ति रही है कि हार के पहले ही हार का बहाना खोजते हैं। अभी लगातार ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं और जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो ईवीएम अच्छा होता है। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी उस समय ईवीएम अच्छा था। 2018 के बाद भी बहुत जगह चुनाव हुए, कर्नाटक में उनकी सरकार बनी, ईवीएम अच्छा था। परंतु वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनकी करारी हार हुई तो ईवीएम खराब था। तो इसको आप चुनाव प्रक्रिया से जोड़कर मत देखिए। मैं इसको केवल उस हिसाब से देखता हूं कि चुनाव के पूर्व ही कांग्रेस चुनाव में कैसे हारी उसका कारण बनाने का एक काम कांग्रेस करती है। अच्छा, क्या ऐसा कोई रूल है आपकी जानकारी में, क्योंकि आप भी पॉलिटिकल पार्टी के कद्दावर नेता हैं, कि अगर 375 से ज़्यादा प्रत्याशी हों तो बैलेट से चुनाव होते हैं? अब मेरी जानकारी में ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन 375 प्रत्याशी एक लोकसभा से एक विधानसभा से कैसे लड़ेंगे ये भी सोचना हमको पड़ेगा। हो सकता है कि भूपेश बघेल इस चुनाव को अपनी हार को देखते हुए उसमें व्यवधान उत्पन्न हो, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हो कि 375 या 400 लोग एक साथ चुनाव लड़े। वो उनकी तैयारी हो सकती है कि चुनाव में कैसे व्यवधान उत्पन्न किया जाए। हमारे साथ है विकास मरकाम जी, जिन्होंने साफ कहा, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 375 से ज़्यादा प्रत्याशी होंगे तो बैलेट। तो उनका ये सीधा आरोप है कि कांग्रेस हार के पहले ही हार का अनुमान लगाकर इस तरीके के आरोप लगा रही है, और जब वो जीतती है तो तब ईवीएम सही और जब वो हारती है तो ईवीएम पे आरोप लगते हैं। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। और इस मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सुरेंद्र वर्मा हैं प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी हैं पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त, और हमारे सहयोगी भी हैं नीलकंठ टेकाम भी जुड़ेंगे, उनके पास भी हम चलेंगे। सबसे पहले डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, तो उनके पास चलेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। नीलेश, आप जी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़ आ रही है आपके पास? जी जी जी, लेकिन आपकी तस्वीर नहीं आ रही है, दिक्कत ये है। देखिए, हाँ हाँ, अब आ गए सर। मैं आप हाँ। जी 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 मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्योंकि आज आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं जो इसको बता सकें कि इस पे नियम क्या कहता है, कितना व्यक्ति को नामांकन करना पड़ेगा तो बैलेट पेपर से होगा, या ऐसा नियम है भी क्या?
लोगों को ये भी जानकारी नहीं है। देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, नहीं है। पहली बात, बड़ा ये सिंपल सा तकनीकी मामला है कि एक ईवीएम मशीन में 16 जो है उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं, और अभी जो नई मशीनें हैं उनमें संभावना है कि 24 मशीनों को एक साथ जोड़ा जाए, जिससे कि 384 नाम तक आ सकते हैं। पर कहीं ये व्यवस्था नहीं दी गई है अभी भी कि अगर नाम ज्यादा हो जाए 384 से तो चुनाव बैलेंस होगा। ये कहीं नियम बना हुआ नहीं है जी। तो इसका मतलब आपका कहना है कि 300 कैंडिडेट यदि आप कोई खड़ा कर भी दे, फिर भी अब जो है चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है, क्योंकि अभी तो नियम बना हुआ, उसको बदलने के लिए अभी कोई ऐसा उपाय भी नहीं किया गया कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। कोई नियम ही नहीं बना है, अभी तक नहीं बना है। अभी तो ईवीएम से ही चुनाव कराने का नियम है। जी हाँ। यदि मान लिया जाए 384 कैंडिडेट यदि हो जाए किसी कंस्टिट्यूएंसी में, फिर क्या करेंगे सर? देखिए, एक बात और है कि पहले एक बार ऐसी स्थिति 2010 में आई थी, है ना। 2010 के बाद से ऐसी कभी स्थिति आई नहीं, और मेरा मानना यह है कि ये अभी भी एक जो है परिकल्पना वाला मामला है कि ऐसा होगा, क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि अगर 384 से ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो चुनाव बैलेट बॉक्स के द्वारा कराया जाएगा। अब सुनिए उल्टी बात, है ना। आपने देखा है एक बार तमिलनाडु में ये हुआ होगा कि 384 से अगर ज्यादा हो जाएंगे तो कितना बड़ा बैलेट बॉक्स लगेगा, एक कमरे के बराबर बैलेट बॉक्स बनेगा, और उसके जो बैलेट पेपर होगा वो कम से कम 300 पेज का रजिस्टर बनेगा। 300 पेज का रजिस्टर बनेगा। क्या वो ज्यादा संभव है? ये कहीं से आपने विचार किया कि तमिलनाडु में एक बार आ गया, तब बड़े बड़े बैलेट बॉक्स से बड़े बड़े ट्रंक बनाए गए थे और एक किताब की माफिक बैलेट पेपर बना था। अगर 384 मान लीजिए, 384 ऊपर से मान नहीं 400 लेकर आ जाएंगे तो 400 का बैलेट पेपर एक बड़े रजिस्टर का होगा, और उस एक बड़े रजिस्टर को किस बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा, कितना बड़ा बैलेट बॉक्स होगा, इस पे विचार करिए आप। क्या ये व्यवहारिक होगा? क्या ये भौतिक रूप से संभव है? नहीं है जी। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को के लिए आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूं कि आपका कहना है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि 400 कैंडिडेट भी हों तो चुनाव आयोग जो है ईवीएम से चुनाव करा लेंगे। क्या मैं सही हूँ, गलत सवाल है मेरा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हमारी मशीन में अभी 384 तक की व्यवस्था है। अगर कोई भी राजनीतिक दल भारत के 542 चुनाव क्षेत्रों में हर एक में, है ना, 400 कैंडिडेट खड़ा करता है, अर्थात लगभग 2 लाख से ऊपर कैंडिडेट खड़ा करता है, तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि वो भौतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि कितना बड़ा बैलेट बॉक्स बनेगा, कितना बड़ा उसका बैलेट बनेगा। एक रजिस्टर, मोटा रजिस्टर बन जाएगा, जो हमारे दफ्तरों में होता है मोटा रजिस्टर, उसके बराबर हो जाएगा। वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अभी जो मशीन है, एक मशीन में 12 नाम है और 24 मशीनों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। 16 नाम, एक मशीन 16 नाम आ सकते हैं और 24 मशीन तक जोड़ने की व्यवस्था है। और इसीलिए 384 की बात इसीलिए की जा रही है कि 16 गुणा 24 बराबर 384 ये है। तो ये सीधा सा गणित है जी। तो ये गणित है, और इसके बाद जो भी बयानबाजी हो रही है उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब नहीं, सुनिए, बड़ी सीधी बात है कि अगर बैलेट बॉक्स का इसको सोचिए, तो जो बात मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, आपको तमिलनाडु को याद करिए। आज से करीब 1.5-2 दशक पहले कि वहाँ करीब 100 से ऊपर लोग आ गए थे, तो जो है बैलेट बॉक्स जो है बड़ा भारी ट्रंक बना था, और अगर 400 कैंडिडेट हो जाएंगे तो उनके लिए कमरे के बराबर बैलेट बॉक्स बनेगा और एक मोटे रजिस्टर का बराबर बैलेट होगा। क्या संभव है? क्या उसको हैंडल करना संभव है? वह न व्यवहारिक है न भौतिक रूप से संभव है। चलिए सर, आप लाइन पर हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी। बिल्कुल विशेषज्ञ है, तकनीकी रूप से ज्यादा जानकार है, और उनका जो कहना है, निश्चित तौर पर एक जो बैलेटिंग यूनिट है उसमें 16 प्रत्याशियों के नाम आ सकते हैं, और अधिकतम जो क्षमता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने ही बताया कि 24 × 16 मतलब 384 से ज्यादा यदि प्रत्याशियों की संख्या होती है तो वो तो निर्वाचन का दायित्व है, संवैधानिक एजेंसी है, उनको स्पष्ट करना चाहिए। तब यह क्या तैयारी होगी, तब कैसे होगा।
मूल बात देखिए, कांग्रेस पार्टी ये पहली बार नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ये मांग किया था कि जो वीवीपैट में जो पर्चियां गिरती है उनकी गणना होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी आदेश दिया था कि कम से कम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 5 बूथ का जो है वो गिनती होना चाहिए, लेकिन गिनती के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी वीवीपैट के पर्ची की गिनती की जानकारी किसी को भी नहीं दी जाती। मूल बात मनोरंजन भारती जी, विश्वसनीयता की पहली शर्त है लोकतंत्र में आस्था तभी होगी जब पारदर्शिता बरती जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, ये चाहे ईवीएम हो, चाहे पीएम केयर फंड हो, चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, इनको पारदर्शिता से नफरत है। ये सारे सारे बूथ में जो वीवीपैट निकलते हैं, अब तो सब जगह वीवीपैट कंपलसरी हो गया, उसकी पर्ची क्यों गिनवाना नहीं चाहते? तो ये एक संभावना विपक्ष के पास यही है कि ऐसे जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनका ही मानना है कि 384 से ज्यादा प्रत्याशी नहीं हो सकते ईवीएम में, तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और ये कांग्रेस की बात नहीं है, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ये ही ईवीएम के सवाल उठाया करते थे। वर्तमान में जो जानकारियां आई है, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है वो ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये भी आरोप लगे कि वहां के 4 डायरेक्टर जो है वो सीधे तौर पर भाजपा से जुड़े हुए हैं, और जो बीईएल है वो वही सॉफ्टवेयर तैयार करती है ईवीएम के लिए। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी है, जो इतनी शंकाएं हैं, आपकी इतनी शंकाएं हैं, डॉक्टर साहब हैं हमारे पास, उनसे ही पूछ लेते हैं कि इतने जो शंकाएं क्यों हो रही है इस मशीन को लेके। डॉक्टर साहब हैं आप हमारे साथ? भारती जी, भारती जी, ये शंकाएं आज की नई नहीं है, दशकों शंकाएं हैं। 1983 से चल रहा प्रयोग। इन शंकाओं का बार बार उत्तर दिया जा चुका है और बार बार इलेक्शन कमीशन ने समस्त राजनीतिक दलों को बुलाया, ओपन चुनौती दी, खुले चुनौती दी कि आप इसको सिद्ध करिए, और इसको कभी भी सिद्ध नहीं किया गया। तकनीकी रूप से कभी भी सिद्ध नहीं हो किया गया कि ईवीएम मशीन को किसी प्रकार से हैक किया जा सकता है या कोई कर सकता है। हाँ, कभी कभी मेल फंक्शनिंग हो जाए। जहाँ तक वीवीपैट से गिनती करने का सवाल है, तो उसके लिए जो नियम एक बना हुआ है उसके तहत, है ना, एक आध जगह उसकी गिनती कर ली जाती है और ये माना जाता है कि वो आदर्श है। इस बिंदु का भी बार बार निराकरण किया जा चुका है और बहुत ही स्पष्ट किया जा चुका है। मेरा बार बार कहना है कि जब इलेक्शन कमीशन ओपन हाउस करता है और सभी तकनीकी विशेषज्ञों को, सभी राजनीतिक दलों को बुलाता है, तब ऐसे वक्त कोई पहुंचता नहीं है, तब ऐसे वक्त कोई चैलेंज करता नहीं है। ये चैलेंज उस औपचारिकता के बाहर ज़्यादातर आते हैं। मेरा निवेदन इतना ही है कि इन सारी शंकाओं का बार बार इलेक्शन कमीशन के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका जवाब दिया जा चुका है। डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिन है कि जितने भी वीवीपैट हैं उन्हीं को गिन लिया जाए जो पर्ची निकलती है? मनोरंजन भारती जी, आपने बात कही, लेकिन इस बात के लिए भी अभी तक क्यों जब माना जाता है कि जब इतनी ज्यादा सुरक्षित व्यवस्था है तो फिर तो बैलेट के गिनने की व्यवस्था, वही पुरानी व्यवस्था सामने आ जाएगी और उतना ही समय लगेगा जितना पहले लगता है। कई दिन, हफ्ता भर लग जाता है। इस तरीके से व्यवहारिकता को देखते हुए कि जब एक नमूने के तौर पे एक चुनिंदा बूथों की गिनती कर ली जाती है और वह मान लिया जाता है कि सही है, और अभी तक वीवीपैट की भी गलती कभी सामने नहीं आई, और इसी कारण ये कभी नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं किया गया कि सारे वीवीपैट की गिनती की जाए। जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। डॉक्टर साहब आप बने रहिए। नीलकंठ टेकाम साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के विधायक हैं। टेकाम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। ये जो 384 का आंकड़ा है, अभी डॉक्टर साहब ने समझाया कि 16 नाम हो सकते हैं, 24 मशीनों को जोड़ दोगे तो 384 होते हैं, और ये भी कहा कि यदि 400 कैंडिडेट खड़े कर दोगे तो पूरी किताब लेके जानी पड़ेगी वहाँ पर बैलेट पेपर के रूप में। आपको क्या लगता है कि ये क्यों जो है पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बयान दिए हैं? पहली बात तो ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक बात उनके द्वारा कही गई है, और दूसरी बात, हार का जो डर है, जो आत्मविश्वास की कमी है, वो सीधा सीधा दिखाई देता है। मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर व्यवस्था में 400 लोगों के लायक भी उसमें व्यवस्था बना दिया जाए, तब भी ये लोग संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनको खामी ढूंढना इनका मकसद है, और चुनाव को कैसे बाधित किया जाए, आम जनता को कैसे बरगलाया जाए,
लोगों को कैसे जो है ये षड्यंत्र में कैसे शामिल किया जाए। ये शुरू से पिछले 5 सालों में क्या किया है इस सरकार ने? पिछले 5 सालों में तो यही किया है, लोगों को सही रास्ते में ना चला करके गलत रास्ते में, गलत दिशा में ले जाने का काम पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में हुआ और उसका नतीजा देखने को हमको मिला है। और लोकसभा चुनाव में फिर से वीवीपैट और ईवीएम को लेकर के इनके द्वारा जो प्रश्न उठाया जा रहा है, ये बगैर कोई सिर पैर का प्रश्न है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा रेंडमाइजेशन में और हर स्टेप में इतना पारदर्शिता रखी गई है, बार बार जो है राजनीतिक दलों को बुला करके इसको समझाया गया है, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा गुणवत्ताशील और सबसे ज्यादा त्वरित तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था को पिछले 1984 से लेकर लगातार इस व्यवस्था से चुनाव संपन्न हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस पर बेवजह समय खराब करने का एक तरीका इन्होंने ढूंढ निकाला है। उसके बगैर उसके बदले तो इनको आम जनता के बीच जा करके हाथ जोड़ करके अपना कैनवासिंग करना चाहिए। इनका भविष्य के लिए क्या रोड मैप है उसके बारे में लोगों से बातचीत करना चाहिए, बजाय इसके कि ईवीएम में खामियां ढूंढें और 384 लोगों को फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करना। ये बड़ा ही सोचनीय विषय है और बड़ी हंसी भी आती है। लोग जितने लोग सुन रहे हैं सब लोग मजाक बना रहे हैं कि क्या कोई पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे सम्मानित प्रदेश के मुखिया रहे हैं वो भी ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? आने वाले जो नए मतदाता है, आने वाली जो नई पीढ़ियां हैं, उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा होगा, ठीक है, इसको भी देखने की जरूरत है। टेकाम साहब, सुरेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे, इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? मनोरंजन, निश्चित तौर पर देखिए, मनोरंजन भारती जी विद्वान नेता है, नीलकंठ जी प्रशासनिक सेवा में भी रहे, लेकिन कहा गया है नया मुल्ला प्याज जल्दी खाता है ज्यादा खाता है। जिस तरह से इनको आपत्ति इस बात पे है कि बैलेट पेपर में चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम पे इनकी विश्वसनीयता जो है, अब जब केंद्र में और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है तब आई है, इनको याद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का वो बयान जब वो कहा करते थे दुनिया में ईवीएम को नकारा गया है, बैलेट पेपर पर देख के पढ़ के मुहर लगाने की व्यवस्था है, तो भारत में भी इसका विरोध होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा था, इनके नेता जो है जीवीएल नरसिम्हा ने तो पूरी किताब लिख दी थी, ये पढ़ ले अपने नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी तो इन्हीं के पार्टी के नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू। लेकिन सुरेंद्र जी, लेकिन नहीं, चलिए सुरेंद्र जी आपकी बात सही है, लेकिन मनोरंजन जी मैं एक लाइन में आपको कहता हूँ, हाल ही में मेयर चुनाव हुआ चंडीगढ़ में, यदि ये ईवीएम में कराते वहां पर तो इनका जो षड्यंत्र है वो उजागर होता क्या? जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे में तो उजागर हो गया, बैलेट पेपर में ये लिखते पढ़ते तो वहां तो बैलेट पेपर था सुरेंद्र जी, वहां तो बैलेट पेपर पे लिखा गया, तो वहां तो बैलेट पेपर था, वहां ईवीएम थोड़ी था। कैमरे में इनका षड्यंत्र उजागर हुआ, वही तो कह रहा हूँ। उसी तरह से अपने षड्यंत्र को, मूल बात देखिए, जो सॉफ्टवेयर ये डालते हैं ईवीएम में उसकी जानकारी देना तक ये अच्छा चलिए, आपकी बात मानता हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कांग्रेस कोई चुनाव नहीं, अभी आप तेलंगाना जीते, उसके पहले आप कर्नाटक जीते, तो ऐसा नहीं है कि उसके पहले हिमाचल भी जीते, तो जब आपकी जीत होती है तो ये ना हमारी सरकार ने तो 2018 में, जब आप याद कीजिए भारती जी, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए, पहला कमेंट था उनका, ईवीएम से चुनाव जो है बंद होना चाहिए, और हमने स्थानीय निकाय चुनाव जो छत्तीसगढ़ में करवाए, उसमें कांग्रेस में 14 पे 14 ये डिबेट बदलती रहती है इस पर। नीलेश बहुत देर से, चलिए सुरेंद्र जी, हमारे नेताओं ने हमेशा उसका विरोध किया। चलिए सुरेंद्र जी 1 मिनट रुकिए, पहले नीलेश के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी बहुत देर से इशारा कर रहे हैं। जी नीलेश बताइए, आप इसका क्या कहना चाह रहे हैं, और इसके पब्लिक ने इस बयान को कैसे लिया? बाबा दो चीजें हैं, मैं बिल्कुल दो चीजें बाबा, मैं सबकी बात सुन रहा था, त्रिवेदी साहब की भी बात सुना, कांग्रेस और बीजेपी के साथियों की भी बड़ी गंभीरता से बात सुना, लेकिन जो एक पहली बात जो इसमें भूपेश बघेल जिस तर्क के साथ कह रहे हैं कि 384 से ज्यादा पर ईवीएम के अलावा बैलेट का ऑप्शन होगा, वो निर्वाचन आयोग के सर्कुलर के प्रश्न क्रमांक 303 का हवाला दे रहे हैं, और उसके जो सवाल का जवाब है उसका हवाला दे रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है
कि अगर 384 से ज़्यादा प्रत्याशी होते हैं तो ईवीएम की जगह बैलेट का उपयोग किया जाएगा। तो पहली बात यह है कि जो व्यवस्था है कि नहीं, उसके पीछे भूपेश बघेल के क्या तर्क हैं वो उस पर उन्होंने बयान दिया। अब दूसरी बात, इन सारी बातों से एक अलग बात मैं बाबा कहना चाहूँगा कि ठीक है, भूपेश बघेल की एक बार बात मान भी ली जाए, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भी मान ली जाए और व्यवहारिकता को भी मान ली जाए कि व्यवहारिकता है। अगर मान लीजिए सही में 400 लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे तो आपको व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। ऐसे में क्या भूपेश बघेल या कांग्रेस पार्टी ये निर्णय लेगी कि कम से कम उन सीटों पर जिस पर ये खुद को मजबूत मान रहे हैं, प्रयोग के तौर पर छत्तीसगढ़ में उन सीटों पर 400 प्रत्याशी खड़ा करेगी क्या कांग्रेस सरकार? ये एक सवाल सुरेंद्र जी से जरूर आना चाहिए। सवाल का जवाब कि क्या अगर इतने सवाल हैं और ये माना जा रहा है कि ईवीएम से की जगह बैलेट से हो सकता है, तो खुद राजनांदगांव जहां से भूपेश बघेल प्रत्याशी हैं, इसके अलावा कई सारे इनके मंत्री जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। कवासी लखमा बस्तर से हैं, इसके अलावा सिवडहरिया जांजगीर से हैं, ताम्रध्वज साहू आप वहाँ से हैं, महासमुंद से हैं, इसके अलावा कई कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं इनके। तो उन सीटों पर क्या ये 400 से अधिक या 384 से अधिक प्रत्याशियों की व्यवस्था करेंगे क्या एक प्रयोग के तौर पर? बिल्कुल उन्हीं से पूछते हैं, लेकिन उसके पहले डॉक्टर त्रिवेदी से पूछ लेते हैं एक बार। डॉक्टर त्रिवेदी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ सर, ये जो 303 नीलेश के नियम का जो हवाला दिया, क्या कोई ऐसा नियम है क्या कि 384 के बाद कैंडिडेट के बाद? मैं एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन अभी नीलेश बता रहे हैं। नीलेश को मालूम होगा ये कब नियम लाया गया है, अच्छा, तो इसको फिर से देखना पड़ेगा कि कब है कि क्या निर्वाचन नियमों में कोई प्रावधान है ऐसा कोई प्रावधान क्या अगर होगा करा जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह की व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है करवाना। उसको 384 से अधिक हो जाए, व्यवहारिक रूप से करवाना संभव नहीं है मैं ये कह रहा हूँ। क्या ठीक है डॉक्टर साहब। और सुरेंद्र जी, आप इसका जवाब दे दीजिए कि क्या शुरुआत कर दिया जाए राजनांदगांव से ही? मनोरंजन जी, कांग्रेस पार्टी हर संभावित विकल्प पर जो है लोकतंत्र पर आस्था बनी रहे। सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जनता का विश्वास जो है हमारे निर्वाचन प्रक्रिया पर हो, इसके लिए हर संभावित विकल्प पर कांग्रेस विचार करेगी। हमने तो निर्वाचन से मांग किया था, वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है उसकी गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपत्ति ली थी। हर निर्वाचन क्षेत्र में 5 बूथ में इस प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन निर्वाचन उसके नतीजे घोषित नहीं करती। इनको इतनी पर्देदारी क्यों? अगर इनके मन में कोई खोट नहीं है तो इतनी पर्देदारी क्यों? मूल बात जो आरोप लगे हैं, बीईएल के 4 डायरेक्टर भाजपा से जुड़े हैं और वही बीईएल जो है वो सॉफ्टवेयर तैयार करती है। चलिए, तो ये लास्ट सेगमेंट में आ गए हैं। तो इतनी ठीक है सुरेंद्र जी, आपने बहुत मजबूती से बात रखी। अब नीलकंठ जी के पास भी मुझे जाना होगा। जी नीलकंठ जी, लास्ट वर्ड। मुझे अभी भी हम लोग जिस विधानसभा चुनाव में जीत करके आए हैं, तो वहां पर भी जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा और निर्वाचन आयोग से जो नियुक्त प्रेक्षक होते हैं, एक मिनट सुरेंद्र जी सुन लीजिए। इनको उपस्थिति में रेंडमाइज करके वीवीपैट की पूरे पर्चियों की गिनती की जाती है और उसमें सभी प्रत्याशी और उनके जो भी प्रतिनिधि रहते हैं उनके सामने गिनती की जाती है और जब तक के उनको उसकी प्रोसीडिंग बनाई जाती है तभी जाकर के जो है उसका रिजल्ट जारी किया जाता है। मेरे ख्याल से दुबे जी को ये इसकी जानकारी नहीं है कि हर चुनाव में हर विधानसभा से लगभग 5 वीवीपैट को गिना जाता है। उसके लिए अलग से गिनती करने की व्यवस्था बनाई जाती है, एक अलग से सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाती है। इसका पालन तो हो रहा है। वीवीपैट से निकले पर्ची की अरे भाई आप ऐसे नहीं सुनिए, एक एक करके बात करिए ना, एक एक करके, फिर तो किसी को कुछ बात समझ में नहीं आएगी। एक लास्ट वर्ड मैं ये कह रहा हूँ। जी मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव में वीवीपैट के निकले पर्चियों की भी गिनती की जाती है और उसको रेंडमाइजेशन के आधार पर कौन से मतदान केंद्र का किया जाएगा वो रेंडमाइज तरीके से डिसाइड किया जाता है और उसको प्रेक्षक और जिला निर्वाचन। चलिए, ये डिबेट चलती रहेगी। नीलकंठ जी आपका, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपका, नीलेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। ये डिबेट जो है वो तब तक चलती रहेगी जब तक अपने देश में चुनाव होते रहेंगे।
डॉक्टर साहब, आपका स्पेशल थैंक्स मैं अदा करता हूं, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए।